हे गाइस, अब सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 का पेपर 1 में जो PYQs आए थे। जिस दिन योग के एग्ज़ाम हुआ था उस दिन का ये पेपर 1 का सेट है। ये हम आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। ये उनकी वीडियो नंबर 1 बनने वाली है, यानी पार्ट 1 बनने वाला है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड सारे के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं उसके बारे में, जानते हैं कि क्या कुछ एग्जामिनर्स ने ट्रिक लगाया, एग्जामिनर ने क्या कुछ प्लानिंग करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्योंकि आपका इस बार के क्वेश्चन भी इससे कई ज़्यादा मिलते जुलते बनने वाले हैं, कई ज़्यादा रिलेटेड होने वाले हैं इसी क्वेश्चन के साथ। क्योंकि PYQs हम सभी को पता है, हमेशा हम कहते हैं कि PYQs जो है वो एग्ज़ाम की रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, वो हमारे बैकबोन होती है। तो चलो, अपने तैयारी बिल्कुल लास्ट में आ गया है, 2 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है। तो चलिए आज जल्दी से पढ़ते हैं इस सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि द क्राइटेरिया फॉर गुड पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन बाय मीडिया आर। इन पांचों ऑप्शंस है, इन पांचों में से आपको सिलेक्ट करना है। ये इस तरीके की जो क्वेश्चन है, नीचे देखना पहले कि मल्टीपल चॉइस है या सिंगल चॉइस है। ये क्वेश्चन जो है ये मल्टीपल ऑप्शन चूज होने वाले हैं। तो इसको ऐसे ही पढ़ के पहला ऑप्शन पढ़ लिया, आपको लगा कि पहला सही है, चलो पहले ऑप्शन को टिक करके आ गया, ये मत करना। ये ऑप्शन आप लोग मत देखना, ये राइट चूज नहीं है। आप लोग अपने कॉपी में पहले चूज करो। मैं आंसर अभी बताने वाला हूँ, वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर कर लो, फिर मेरे आंसर से जाके मैच कर लेना। ये आपको क्वेश्चन आईडी दिख रही है। अगर कई लोग किसी के पास इसका क्वेश्चन भी है तो आप जाके क्वेश्चन आईडी से भी इसका आंसर चेक कर सकते हो। हालांकि हम सारे आंसर बता देंगे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के बाद ही। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बताया गया है कि द क्राइटेरिया फॉर गुड पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन बाय मीडिया। क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, मीडिया के द्वारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि गुड पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन बने, ताकि वो जो कम्युनिकेशन है वो गुड बने। क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? पहले ऑप्शन में आपको क्या कहा जा रहा है? पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि लिमिट ऑन ऑडियंस एक्शन एंड रिएक्शन। ऑडियंस की जो एक्शन एंड रिएक्शन है उस पर रोक लगा दो, उस पर रोक लगा दो, यानी उसको लिमिट कर दो। क्या आपको लग रहा है ये गुड कम्युनिकेशन स्किल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर रोक लगा दी जाए तो वो कैसे कम्युनिकेशन बन गया? अगर रोक ही लगा दे, अगर उसको उसमें हम सीमा कर दे, उसके लिमिटेशन बांध दे, तो कैसे वो, अगर लिमिटेशन बांध दिया जाए तो कैसे एक्शन एंड रिएक्शन अगर जितना होगा तभी तो वो कम्युनिकेशन बनेगा। तो ए आपको तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो पता चल ही रहा है हमको कि ए आंसर जी नहीं होगा। तो ए को चलो काट देते हैं पहले। अब देखो ए कौन कौन ऑप्शन में है। 1 नंबर पे ए है, काट दिया हमने। 3 नंबर पे ए है, काट दिया। बचा कौन? 2 और 4। चलो 2 नंबर को पढ़ लेते हैं, सब्जेक्टिव स्लैंड। अब आप बोलोगे ये मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो व्यक्ति, आप हिंदी पढ़ लो। व्यक्तिनिष्ठ रुकाव लिखा हुआ है सब्जेक्टिव स्लैंड का मतलब। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर समझ में नहीं आ रहा है, एक ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अगले ऑप्शन पढ़ो, क्या पता चल जाए। फिर क्या लिखा है? इवन हैंडेडनेस। इवन हैंडेडनेस इंग्लिश अगर समझ में नहीं आ रही है तो देख लो, जिस चीज़ का इंग्लिश समझ में नहीं आता, हिंदी तो आपको दिख सकता है ना वहाँ पे। हिंदी तो आप लोग देख सकते हो, ऐसा तो नहीं कि हिंदी नहीं देख सकते हो, इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हो तो। आप इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों ही देख सकते हो। तो हिंदी में देख लो क्या कह रहा है, समान व्यवहार। तो समान व्यवहार जो है ये बिल्कुल एक गुड कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा, सी। चलो फिर क्या कह रहा है? अवॉइडेंस ऑफ रैंकर, यानी विद्वेष का परिहार। कोई विद्वेष नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी सर कोई विद्वेष नहीं होनी चाहिए। सेपरेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियन, फैक्ट्स को ओपिनियन से, यानी जो फैक्ट का मतलब होता है जो तथ्य है, जो डेटा है, जो डेटा है उसको एज इट इज़ रखना होता है। और जो ओपिनियन है हमारा, ओपिनियन का अलग से देना होता है। हम फैक्ट्स को ओपिनियन के जरिए अपना ओपिनियन ऐड करके किसी फैक्ट को बता देंगे तो वो गुड कम्युनिकेशन नहीं होगा। मतलब ये बिल्कुल सही बात कह रहा है कि सेपरेट करना चाहिए फैक्ट को और ओपिनियन को, दोनों को अलग अलग सेपरेट करके प्रेजेंट करना चाहिए। यानी ये भी सही है। तो बी का मतलब समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका 3 ही आपको दिख रहा है ना, 3 यहाँ पे होगा सिलेक्ट। तो देखो बी भी काट हो गया। कौन कौन 3 हमारा हो गया सिलेक्ट? सी, टी, ई। अब देखो सी, डी, ई कौन सा ऑप्शन में है? जी हाँ, इस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है इसी के साथ। ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो। जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का हर एक वर्ड जो एग्जामिनर यूज करे आपको उसका मतलब आएगा।
ठीक है, क्योंकि जानबूझ के ना कई क्वेश्चनों में जानबूझ के इजी वर्ड को छोड़ के टफ वर्ड डालते हैं इंग्लिश में, टफ वर्ड को जानबूझ कर डाला जाता है। अब बोलोगे सर हिंदी पढ़ लेंगे, हिंदी में भी कई बार ऐसा होता है भाई कि टफ वर्ड इतने ज़्यादा टफ डाल देते हैं ना तो समझ में नहीं आता है। तो सारे के सारे ऑप्शन को पढ़ो, क्या पता आपको जो समझ में नहीं आ रहा है ना वर्ड, उस ऑप्शन को बिना समझे आप आंसर कर सकते हो, वो भी सही आंसर कर सकते हो। इसलिए कहता हूँ कि सारे ऑप्शन को पढ़ो, फ्रस्ट्रेटेड मत बनो पहले से ही। एक क्वेश्चन को पढ़ लिया, ऑप्शन समझ में नहीं आया, फ्रस्ट्रेटेड बन गया, क्या पता एक क्वेश्चन पूरा आपको समझ में ना आए, अगले क्वेश्चन पे जाओ, उसमें रोके मत रहो, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि पूरे 3 घंटे आपके पास है, पहले 10 मिनट 15 मिनट में फ्रस्ट्रेटेड मत बनो। ये बहुत बार होता है एग्जाम में, ऐसी गलतियां मत करना, ठीक है। सारे क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ो, देखो सारे जब मैं पढ़ने के लिए गया तो अब मेरा ऑप्शन सॉल्व हो, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका आंसर क्या है, देखो ऑप्शन 4 ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आंसर को सिलेक्ट करना, इस तरीके से आंसर को सिलेक्ट करना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। देखो लॉजिकल रीजनिंग, आप लोग बोल रहे थे ना मुझे कि भाई लॉजिकल रीजनिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लॉजिकल रीजनिंग में देखो क्या किया गया है, मैं आप लोगों को आज ही बोल रहा था क्लास में कि लॉजिकल रीजनिंग जो है ये इसमें ना कई बार ऐसे टफ टफ वर्ड यूज करते हैं। आपको पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ऑल व्हेल्स आर मैमल्स। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट बता दिया, ऑल व्हेल्स आर मैमल्स। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो स्टेटमेंट है ये ए ई आई ओ कौन से टाइप की स्टेटमेंट है जी, ये ए टाइप की स्टेटमेंट है, ये ए टाइप की होती है, ऑल व्हेल्स आर मैमल्स ये ए टाइप की स्टेटमेंट है, इतना तो हमें पता चल रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कौन सा है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है इसका मतलब ये होते हैं कि ये जो स्टेटमेंट का जो मीनिंग है ये सेम मीनिंग कहा जाएगा। एक ऐसी स्टेटमेंट, इन चारों में से एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे 1 2 3 4, आपको 4 ऑप्शन दिख रही है, इन चारों में एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे ये सेंटेंस की जो मीनिंग है सेम मीनिंग कहा जा रहा है कहीं पर भी, ठीक है। अब देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब ये कॉन्ट्रा भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव कौन सा स्टेटमेंट है, देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब है कि ये आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रही है ना, ये पॉजिटिव दिख रही है, वो स्टेटमेंट होगा नेगेटिव, वो स्टेटमेंट दिखने में आपको नेगेटिव लगेगा लेकिन एक्चुअल में वो सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसमें नेगेटिव वर्ड यूज होगा और उसका मीनिंग सेम होगा, उसका मीनिंग सेम होगा इस सेंटेंस के। कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर आपको कहा जाए एग्जाम में तो समझ लेना जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसकी जो मीनिंग निकलने वाले हैं और जो स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है उसकी जो मीनिंग होगा, दोनों मीनिंग सेम होगा। चलो लेकिन ये सेंटेंस का बिल्कुल वो घुमा के कहेगा वो बात को, कॉन्ट्राडिक्टरी भी है वो, देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी भी है और पॉजिटिव भी है स्टेटमेंट, ठीक है। देखते हैं अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल वेल्स आर मैमल्स, यानी सारे के सारे वेल्स जो है वो मैमल है, सारे के सारे वेल्स जो है वो मैमल है। अब आपको पहला स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, पहला ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है सम वेल्स आर मैमल्स, यहाँ पे जी बताया गया था ऑल वेल्स आर मैमल, यहाँ पे क्या बोल रहा है सम वेल्स आर मैमल्स, यानी सम वेल्स आर मैमल्स का मतलब ये भी तो है कि सम वेल्स मैमल है, मतलब सम वेल मैमल नहीं भी है, ये भी तो है। तो क्या स्टेटमेंट आपको यह समझ में आ रहा है कि सम वेल मैमल्स है, ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है। जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि ऑल वेल्स आर मैमल्स, और ऑप्शन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑप्शन स्टेटमेंट हमें बोल रहा है कि सम वेल्स आर मैमल्स, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा आंसर नहीं है, चलो इसको कट कर दो। 2 नंबर स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ऑल नॉन मैमल्स आर नॉन वेल्स, मतलब देखो नॉन मैमल्स है नॉन वेल्स है, दो नो है, दो नो जब किसी सेंटेंस में हो मतलब वो सेंटेंस नो एक्चुअली नेगेटिव है नहीं, क्योंकि दो नो है सेंटेंस में तो सेंटेंस घुमा के पॉजिटिव ही बन जाएगा, वो सेंटेंस घुमा के पॉजिटिव ही बनेगा। अभी मैं बताता हूँ कैसे, देखो क्या कह रहा है, ऑल नॉन मैमल्स मतलब जो मैमल्स नहीं है, आर नॉन वेल्स मतलब वो वेल्स भी नहीं है, जो मैमल्स नहीं है वो वेल्स नहीं है। तो कह मैं इसी स्टेटमेंट को अगर आप घुमा के कहोगे तो आप, अब मैं अगर ऐसा कहूँ कि जो वेल्स है वो सारे के सारे वेल्स जो है वही मैमल्स है, इसका मतलब क्या ये नहीं होता कि जो मैमल्स नहीं है वो वेल्स नहीं है, यही बात कहा जा रहा है। घुमा फिरा के अच्छे तरीके से देखो, जो हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट को घुमा के कहा गया है, इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है लेकिन ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आपको दिख रहा है नॉन है, नेगेटिव वर्ड है लेकिन दो नॉट यूज हुआ है भाई, देखो अच्छे तरीके से दो नॉट यूज हुआ है, ठीक है।
तो जब दो नॉट यूज़ होता है उसका मतलब है कि वो सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट बन गया है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2। अब देखो नीचे भी पढ़ लो एक बार, ये ऑप्शन को ध्यान में मत रखो, ये नीचे वाला ऑप्शन देखना नहीं है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 3 नंबर पे, क्या कह रहा है 3 नंबर पे कहा जा रहा है कि सम मैमल्स आर वेल्स। सम मैमल्स आर वेल्स का मतलब क्या होता है, आपको क्या कहा गया था क्वेश्चन स्टेटमेंट में? क्वेश्चन स्टेटमेंट में बताया गया था ऑल वेल्स आर मैमल्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, सम मैमल्स आर वेल्स, यानी सम मैमल वेल्स है और सम मैमल वेल्स नहीं भी है, ये भी तो कह रहा है भाई। क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये कहा था? नहीं कहा था, क्वेश्चन स्टेटमेंट में कहा था ऑल मैमल्स, सारे के सारे सारे के सारे वेल्स जो है वो मैमल्स हैं, है ना। फिर क्या कहा जा रहा है, ऑल मैमल्स आर वेल्स, ये तो सेम स्टेट, ऑल व्हेल्स आर मैमल्स बोला था क्वेश्चन स्टेटमेंट में, ऑल व्हेल्स आर मैमल्स बोला था, ऑल मैमल्स आर वेल्स नहीं बोला था इसमें, ऑल मैमल्स आर वेल्स नहीं बोला था, ऑल व्हेल्स आर मैमल्स बोला था। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या बन गया, आपका आंसर बन गया जी 2। इसी के साथ आपका आंसर बन जाता है 2। ठीक है, ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इन मूक। मूक मतलब, मूक का पूरा फॉर्म देखो इन्होंने ही मेंशन कर दिया, कितना आसान कर दिया क्वेश्चन को। मूक का पूरा नाम जो है इन्होंने मेंशन कर दिया है। इन मूक्स एन इनिशिएटिव अंडर NMEICT प्रोग्राम द फोर्थ क्वाड्रेंट इज रिलेटेड टू। आपसे पूछा जा रहा है कि मूक के अंडर, मूक एक इनिशिएटिव है, मूक जो है ये एक इनिशिएटिव है, कौन से प्रोग्राम का इनिशिएटिव है जी, NMEICT। NMEICT का पूरा नाम क्या होता है, हो सकता है आपको अगली बार पूछ ले, NMEICT का पूरा नाम नेशनल मिशन ऑन एडुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। NMEICT इसका पूरा नाम होता है नेशनल मिशन ऑन एडुकेशन थ्रू ICT। ICT का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये NMEICT का फुल फॉर्म होता है, NMEICT का। अब कह रहे हैं कि NMEICT के अंदर मूक जो है ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, इस इनिशिएटिव में मतलब मूक जो है, मूक का फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। मूक जो है, मूक का पूरा नाम क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसका फोर्थ क्वाड्रेंट क्या क्या है, तो इसके सारे क्वाड्रेंट के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, तब आप लोगों को ये पता चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मूक से, NMEICT से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नेट में, तो इसको एक बार देख लो, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। NMEICT का पूरा नाम क्या है, हमने अभी पढ़ा है, नेशनल मिशन ऑन एडुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये लॉन्च किसने किया था, लॉन्च किया था MOE ने। MOE का पूरा नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन। एंड डिज़ाइन किन्होंने की थी, डिज़ाइन किया था IIT खड़गपुर, यानी IIT खड़गपुर ने डिज़ाइन किया था मुक NMEICT का। NMEICT जो प्रोग्राम है उसका डिज़ाइन किया था IIT खड़गपुर ने, एंड लॉन्च किया था किन्होंने, MOE ने। MOE का मतलब हो जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन। अब हम आते हैं मुक पर। मुक का पूरा फॉर्म तो हमने पढ़ लिया, ये एक फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। ये कौन रन करवाता है मुक को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुक को रन करवाते हैं। ठीक है, अब इसका 4 क्वाड्रेंट क्या क्या है मुक के। पहला क्वाड्रेंट जो है वो है ई ट्यूटोरियल, दूसरे क्वाड्रेंट का नाम इन्होंने रखा है ई कंटेंट, तीसरा क्वाड्रेंट का नाम रखा है असेसमेंट, एंड चौथे क्वाड्रेंट का नाम रखा है डिस्कशन फोरम, और इसको सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं। डिस्कशन फोरम और इसको सेल्फ असेसमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, डिस्कशन फोरम और सेल्फ असेसमेंट भी इसे कहा जाता है। तो यही हमें पूछा था क्वेश्चन में कि फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है। चलो देखते हैं, अब इसमें ऑप्शन में कहा है डिस्कशन फोरम या फिर सेल्फ असेसमेंट। पहला क्या बोल रहा है, ई कंटेंट। ये नहीं है, क्योंकि ई कंटेंट हमने कितना पढ़ा था, ई कंटेंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसके पास हम सेकंड लिख देते हैं। ई कंटेंट हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आता है सेल्फ असेसमेंट जी। सेल्फ असेसमेंट हमने क्या कब कितने नंबर पे पढ़ा था, 4 नंबर पे, तो सेल्फ असेसमेंट हो जाता है हमारा 4 नंबर। फिर आते हैं ई ट्यूटोरियल। ई ट्यूटोरियल जो है ये फर्स्ट है। वेब रिसोर्सेज मुक का कोई क्वाड्रेंट है ही नहीं। वेब रिसोर्सेज जो है ये मुक का क्वाड्रेंट है ही नहीं। तो आपसे क्या पूछा गया था, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 नंबर, यानी सेल्फ असेसमेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं द एक्शन ऑफ इलीगली इंस्टॉलिंग मैलिशियस कोड। द एक्शन ऑफ इलीगली इंस्टॉलिंग मैलिशियस कोड, ये ICT का क्वेश्चन है। मैलिशियस कोड की टर्म को याद रखो, मैलिशियस कोड
which redirect a person to fraudulent website with the purpose of obtaining that person's bank details is called. इसको क्या कहा जाता है? मेलिशियस कोड वर्ड कहीं पर भी आ जाएगा, इसको याद रखना। मेलिशियस कोड जो है, मेलिशियस कोड जो है ये फर्मिंग के लिए कीवर्ड है। मेलिशियस कोड का मतलब ही होता है ये फर्मिंग है, ये फर्मिंग है। मेलिशियस कोड मतलब ये फर्मिंग है। अब फिशिंग क्या है? फिशिंग है, फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपको कोई मेल में लिंक भेज दिया, कोई फ्रॉड वेबसाइट का लिंक आपको मेल में सेंड कर दिया है। आप उस वेबसाइट को लिंक जब भी क्लिक करोगे, वो लिंक क्लिक करते ही आप चले जाओगे। सपोज आप फॉर एग्जांपल आपको किसी एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट जैसे है फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सारे वेबसाइट्स हैं, आपको किसी ने एक फेक वेबसाइट, फेक एक समझ लो कि एक फेक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट बना लिया, ठीक है। तो आपको भेज दिया वो लिंक, आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आप डुप्लीकेट वेबसाइट पे चले जाओगे। वहाँ पे जाके आप शॉपिंग करोगे, कुछ भी करोगे, अपना बैंक डिटेल्स दोगे खरीदने के लिए, तो वो आपका जो डिटेल्स आप वहाँ पे भर रहे हो वो हैक हो जाएगा। फिर आपके अकाउंट के सारे पैसे वो लोग निकाल लेंगे। ये जो है ये है फिशिंग। ये फिशिंग है, मतलब आपको कोई मेल भेजा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जाएगा, वहाँ पे आपको लिंक भेजा जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करते ही चले जाओगे डुप्लीकेट वेबसाइट में। मतलब वो लिंक जो है एक्चुअल में वो ट्रैप है, वो लिंक जो है एक्चुअल में वो ट्रैप है। इसको कहते हैं फिशिंग। स्पैमिंग क्या होता है? स्पैमिंग होता है जी, स्पैमिंग का मतलब देखो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, ये फिशिंग है। फिशिंग हमने बता दिया। फर्मिंग के लिए मेलिशियस कोड कीवर्ड है, इसको याद रखना। ऑनलाइन फ्रॉड जब मेलिशियस कोड के जरिए की जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं फर्मिंग। अब आते हैं हम स्पैमिंग पे। स्पैमिंग क्या है? स्पैमिंग है जो अनवांटेड बल्क में एसएमएस सेंड की जाती है, मैसेज सेंड किया जाता है, बल्क एसएमएस, कॉल, आपको स्पैम कॉल, स्पैम एसएमएस आते हैं ना हमारे मैसेज में, फ़ोन में आते हैं ना हमेशा, स्पैम मैसेज है, तो इसको कहा जाता है स्पैमिंग जी। स्पैमिंग क्या है कि सेंड एन अनवांटेड मैसेज इन अ बल्क बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सिस्टम। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या था? नेक्स्ट ऑप्शन हमारा था मिसिंग। मिसिंग का मतलब होता है जैसे फिशिंग है मेल को यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम को यूज़ करके जैसे फिशिंग किया जाता है, जब एसएमएस के जरिए फिशिंग किया जाता है तो उसको कहते हैं हम मिसिंग। एसएमएस के जरिए जब फिशिंग किया जाता है तो उसे कहते हैं मिसिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया था? मलिशियस कोड दिया गया था। ये सिर्फ इतना पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता, इतना पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फार्मिंग, क्योंकि मलिशियस कोड जो है वो फार्मिंग में यूज़ की जाती है। मलिशियस कोड देख लो, ऑनलाइन फ्रॉड विद मलिशियस कोड टू डायरेक्ट विक्टिम्स टू स्पूफ्ड वेबसाइट, यानी जो नकली वेबसाइट है, जो फ्रॉडेंट वेबसाइट है, वहाँ पे डायरेक्ट करने के लिए, टू स्टील देयर क्रेडेंशियल डेटा, उनके क्रेडेंशियल डेटा को स्टील करने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका फर्मिंग, यानी आपका आंसर बन जाएगा 2, आपका आंसर बन जाएगा 2। ये सारे एक बार पढ़ लेना। फिशिंग क्या है? डिजिटल फ्रॉम सोशल इंजीनियरिंग दैट यूजेज ऑथेंटिक लॉकिंग बट बग्स ईमेल्स टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूजर, डायरेक्ट देम टू अ फेक वेबसाइट। मतलब आपको ईमेल भेज दिया, आप उस ईमेल पे क्लिक कर देते हो, आप चले जाते हो डुप्लीकेट वेबसाइट पे, फेक वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चोरी कर ली जाती है, बैंक वगैरह से सारे पैसे हड़प ली जाती है। ये सारे जो है ये फिशिंग के अंडर आता है, ठीक है। ये चारों एक बार पढ़ लेना। चलो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ए टीचर इज प्रिपेयरिंग ए कोर्स ऑफ साइंस। एक टीचर ने साइंस के लिए कोर्स प्रिपेयर किया। ही और सी वांट्स टू ऐड एन एग्जिस्टिंग दैट प्रोमोट्स, एक एक्सरसाइज उन्होंने वो ऐड करना चाहते हैं, दैट प्रोमोट, वो एक्सरसाइज प्रमोट करेगा क्या? कोलैबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। याद रखना ये दोनों कीवर्ड है इस लाइन का, कोलैबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अमॉन्ग द लर्नर्स। जो भी लर्नर उस कोर्स को करेगा वो कोलैबोरेशन करके पढ़ना भी सीखेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीखेगा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीखेगा। व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप शुड ही और सी फॉर्म? व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप शुड ही और सी फॉर्म? किस तरीके की ग्रुप उनको करना चाहिए? इंडिपेंडेंट स्टूडेंट असाइनमेंट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट असाइनमेंट करना चाहिए, टीचर सेंट्रिक करना चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक करना चाहिए, फिर सोशल करना चाहिए? देखो, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट असाइनमेंट ग्रुप करना क्यों नहीं चाहिए? इंडिपेंडेंट नहीं करना चाहिए जी। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टूडेंट असाइनमेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टूडेंट असाइनमेंट का मतलब होता है कि स्टूडेंट को कोई असाइनमेंट दे दो, इंडिपेंडेंटली करना होगा उनको, वो खुद से करेगा। और आप क्या करना चाहते हो? आप कोलाबोरेशन करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप बता रहे हो आप करना कोलाबोरेशन चाहते हो, तो कोलाबोरेशन करने के लिए क्या आप इंडिपेंडेंट असाइनमेंट दोगे? नहीं दोगे ना, तो ये तो पहले ही कट हो गया। टीचर सेंट्रिक ग्रुप, अगर ग्रुप टीचर सेंट्रिक है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ से सीखेगा भाई? अब तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सिखाना चाहते हो, मतलब ये इसका डायरेक्ट कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो क्या कह रहा है, स्टूडेंट सेंट्रिक। जी हाँ, स्टूडेंट सेंट्रिक बिल्कुल हो सकता है,
क्योंकि स्टूडेंट सेंट्रिक जो है वो पे कोलाबोरेशन करके भी स्टूडेंट पढ़ सकता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीख सकता है, तो ये होने के चांसेस है। 4 नंबर स्टेटमेंट पढ़ लो। चौथा, सोशल ग्रुप। आप सिखाना चाहते हो साइंस का एक कोर्सेज जहाँ पे कोलाबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंस के रिगार्डिंग हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना चाहते हो, तो सोशल ग्रुप फॉर्म्स करके क्या करोगे? तो सोशल ग्रुप भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी हमारा ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट कह रहे हैं कि मास मीडिया मोस्टली ऑपरेट इन, मास मीडिया जो है वो मोस्टली ऑपरेट कौन से स्फीयर में होते हैं, कौन से क्षेत्र में मोस्टली ऑपरेट होता है मास मीडिया? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। पर्सनल स्फीयर पे होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक स्फीयर पे होते हैं, आपके पब्लिक स्फीयर पे होते हैं, या फिर एथिकल स्फीयर पे होते हैं? ये हलवा क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको देख के लगेगा कि ये तो हमने पढ़ा नहीं है। नहीं भी पढ़ो, कई बार क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी पूछा जाता है भाई, पढ़ो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को। मास मीडिया कह रहा है मोस्टली ऑपरेट करते हैं, तो ये मास मीडिया जो ये पब्लिक स्फीयर में ऑपरेट करते हैं ना। क्या मास मीडिया सिर्फ आपको पर्सनल स्फीयर में ऑपरेट करते हैं? व्यक्ति क्या आपको सिर्फ पर्सनल स्फीयर में मतलब ऑपरेट करते हैं मास मीडिया? ब्यूरोक्रेटिक स्फीयर में करते हैं या फिर एथिकल में करते हैं? इन तीनों में ही नहीं करते, तो पब्लिक स्फीयर में ऑपरेट करते हैं ना मास मीडिया जो है। ये तो कॉमन सेंस स्टेटमेंट है, तो ईजी स्टेटमेंट है, इसके लिए कॉमन सेंस लगा देते तो एग्जाम का ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बन जाता आपका। ठीक है, हो गया आपका आंसर 3। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोवर्ट रिसर्च इन एथनोग्राफी, कोवर्ट रिसर्च इन एथनोग्राफी इज बेस्ड विथ। कोवर्ट रिसर्च एथनोग्राफी का किसके साथ मैच होता है, किसके परिपूर्ण है, किससे परिपूर्ण है? हिंदी वाला स्टेटमेंट देख लेना अगर प्रॉब्लम हो रही इंग्लिश में तो। ये इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश स्टेटमेंट, हिंदी वालों के लिए हिंदी स्टेटमेंट। इन दोनों को अब सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। देखो एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है? एथनोग्राफी का मतलब, एथनोग्राफी बेसिकली आप लोगों को पता है कि एथनोग्राफी जो है ये एक रिसर्च स्टेटमेंट, ये एक रिसर्च टाइप है। एथनोग्राफी टाइप है, एथनोग्राफी एक रिसर्च का टाइप है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कोवर्ट से रिलेटेड। एथनोग्राफी में 2 टाइप्स होती है, सब टाइप्स, जिसको एक को कहते हैं कोवर्ट, एक को कहते हैं ओवर्ट। ठीक है, इस कोवर्ट और ओवर्ट रिलेटेड हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है चैनल में, आपको लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से जाके इस वीडियो को देख लो अगर आपको नहीं पता कोवर्ट क्या है ओवर्ट क्या है। क्योंकि इस साइकिल में ना 2 क्वेश्चन आए थे कोवर्ट ओवर्ट में से, सिर्फ कोवर्ट ओवर्ट में से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ये कोवर्ट वाला, एक आगे है ओवर्ट वाले, ओवर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो अगर ये नहीं पता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कोवर्ट ओवर्ट, जाके देख लो तुरंत, अभी के अभी। मेरे चैनल में वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको आई बटन में भी मैंने डाल दिया है लिंक, तो इन दोनों जगहों से आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर लो। ठीक है, कोवर्ट ओवर्ट की डिटेल्स हम नहीं बताएंगे इसमें, मैं बता देता हूँ कि कोवर्ट ओवर्ट में इसका ऑप्शन क्या होगा। देखो एथनोग्राफी का ये जो कोवर्ट रिसर्च है और ओवर्ट रिसर्च जो है ये रिलेटेड है। ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो निम्नलिखित में से ये किससे परिपूर्ण है? पर्सनल इश्यूज में आते हैं, ये एथिकल इश्यूज में आते हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज में आते हैं, हिस्टोरिकल इश्यूज में आते हैं। देखो एथनोग्राफी रिसर्च जो है ना वो बेसिकली कल्चर से रिलेटेड होती है, कल्चर से। ठीक है, एथनोग्राफी रिसर्च जो है ये कल्चर से रिलेटेड होती है। और एथनोग्राफी का ये जो टाइप है कोवर्ट और ओवर्ट, ये जो टाइप है ये बेसिकली इसके इथिकल इश्यूज पे बात करते हैं। इथिकल इशू, ये दोनों चीज़ें ही इथिकल है, ये दोनों ही इथिकल है। चाहे आप कोवर्ट करना चाहते हो वो भी इथिकल है, चाहे आप ओवर्ट करना चाहते हो, ओवर्ट टाइप ऑफ रिसर्च करना चाहते हो तो वो भी इथिकल है। ठीक है, अगर आपको कोवर्ट ओवर्ट नहीं पता, ये दोनों तरीका है एथनोग्राफी का, अगर नहीं पता तो जाके वीडियो देख लो तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, ये दोनों आपके इथिकल इश्यूज में से आते हैं। इथिकल इशू, एथनोग्राफी का जो इथिकल इशू है वहाँ पे कोवर्ट और ओवर्ट के बारे में बात की जाती है। मतलब पर्सनल इश्यूज नहीं है ऑप्शन, पॉलिटिकल भी नहीं है, हिस्टोरिकल भी नहीं है। ऑप्शन कौन है? ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर एथिकल इशू। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहे हैं कि ए सेक्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ओपन अ नंबर ऑफ आज़ाद स्कूल इन उत्तर प्रदेश एंड लेड बाय मौलाना मोहम्मद अली इन 1920 established the जामिया मिलिया इस्लामिया और मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी। जामिया मिलिया इस्लामिया जिसको कहते हैं, इसका और एक नाम है मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़, ये कौन से इंडियन सिटीज़ में है?
इसको आप गेस नहीं कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये हायर एजुकेशन से क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसके आंसर कर सकते हो। ये जो मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है ना, जिसको जामिया मिलिया इस्लामिया कहा गया है यहाँ पर, इसको और एक नाम से भी पुकारा जाता है। इस यूनिवर्सिटी का एक और नाम भी है, इस यूनिवर्सिटी का एक और नाम भी है। इस यूनिवर्सिटी का एक और नाम क्या है वो अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। उस और एक नाम जो है उसका शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका शॉर्ट फॉर्म है AMU। इसका पूरा नाम है, इस AMU का जो पूरा नाम है वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, इसका पूरा नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि 1875 में बनाया गया था इस यूनिवर्सिटी को। इस अली की जो मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी है, इसका और एक नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये कौन से शहर में है? ये जी आपका अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में। ठीक है, ना ही तो ये दिल्ली में है, ना ही ये हैदराबाद में है, ना ही ये लखनऊ में है। ठीक है, चलो आपका हो जाएगा इसी के साथ ऑप्शन 4। इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, वरना इसका आंसर आप कर नहीं सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो कहाँ है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक काम नहीं आता, ये आपको याद करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से लॉजिकल रीजनिंग आ गया हमारे सामने। क्या कह रहा है? इफ़ द स्टेटमेंट सम एनिमल्स आर बर्ड इज गिवन एज ट्रू, इफ़ द स्टेटमेंट सम एनिमल और बर्ड, इस ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फरेड टू बी फॉल्स। इसको ट्रू मानकर, अब ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, लगाओ एरिस्टोटेलियन स्क्वायर जो है उसको ड्रॉ करो, एरिस्टोटेलियन स्क्वायर। इसको ड्रॉ कर लेना, एग्जाम में राफ शीट आप लोगों को मिलती है, इसीलिए इसको ड्रॉ करो। देखो क्या बोला जा रहा है, सम एनिमल्स और बर्ड्स, सम एनिमल और बर्ड, ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट जो है ये AEIO, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जी? ये A वाला स्टेटमेंट, सॉरी I वाला स्टेटमेंट है, मतलब ये। तो इस स्टेटमेंट को क्या माना गया? I स्टेटमेंट को माना गया है ये ट्रू है। अब कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को अगर आप ट्रू मान लोगे, इस स्टेटमेंट को अगर आप अपने ट्रू मानना होगा, आपको इसको ट्रू मानना पड़ेगा। फिर इसको ट्रू मानोगे, अगर इसको आप ट्रू मान लेते हो तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको आप फॉल्स कह सकते हो गारंटी के साथ। तो हमें क्या पता है? अगर आई वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, अरिस्टोटेलियन स्क्वायर का रूल क्या है? अगर आई वाला स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ई वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ई वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिश्ता है। ये जी कॉन्ट्राडिक्टरी रिश्ता है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ये दोनों, और ए और ओ के बीच में जो रिश्ता है ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो आपको बोला गया कि आई जो है वो ट्रू है, अब बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, यानी ई वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा। ये तो हमें इतना तो पता चल गया स्क्वायर करके। अब यहाँ पे ढूंढो इन चारों ऑप्शन में ई वाला स्टेटमेंट कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? नो एनिमल आर बर्ड्स। क्या ये ई वाला स्टेटमेंट है? जी बिल्कुल, ये ई वाला स्टेटमेंट ही है, क्योंकि हम कहते हैं ना ऑल मैमल्स आर, जैसे कि ऑल एनिमल, अगर हम ऐसे कह देते हैं कि ऑल एनिमल्स आर बर्ड, ये हो जाता ए वाला। देखो ऑल एनिमल्स आर बर्ड, ये ए वाला स्टेटमेंट है। सम एनिमल्स आर बर्ड, ये आई वाला हो गया। सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड, ये हो गया हमारा ओ वाला स्टेटमेंट। ऑल एनिमल्स के नॉट फ्लाई, ये कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, इसके कोई मिल है ही नहीं इसके साथ। तो ई वाला स्टेटमेंट कौन सा है? ऑल एनिमल्स आर नॉट बर्ड होता ई वाला स्टेटमेंट। अगर हम इसके जगह ऐसा लिखते हैं, ऑल एनिमल्स आर नॉट बर्ड, अगर ऐसा हम लिखते तो ये हमारा ई वाला स्टेटमेंट होता, ये हमारा ई वाला स्टेटमेंट होता कि नहीं होता? तो ये ई वाला स्टेटमेंट को क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते ऑल एनिमल आर नॉट बर्ड? इसको तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि नो एनिमल आर बर्ड। इसी स्टेटमेंट को तो हम घुमा के लिखते हैं इस तरीके से, नो एनिमल आर बर्ड। ये दोनों ही ई वाला स्टेटमेंट ही तो है, ऐसा तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ऐसे ये स्टेटमेंट तो आप लोगों ने एग्जाम्पल भी बहुत बार सुने होंगे, इस स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। ठीक है, तो नो एनिमल आर बर्ड मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देख लो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर में है भी या नहीं, देख लो। चलो ऑप्शन 1 ही है करेक्ट आंसर में। इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे,
अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो गलती से भी माइंड मैपिंग से मत करने जाना। मतलब कई बार हम ऐसे करते हैं कि हम मनी मन स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं, मनी मन। तो पेन और पेपर आपको किस लिए दी जाती है एग्जाम में? घर लेके आने के लिए। घर तो नहीं ला सकते हो ना उस पेन पे, उस पेपर को तो आप घर भी नहीं ला सकते हो। एग्जाम हॉल से बाहर निकलने से पहले वो पेपर भी आपसे ले लिया जाएगा, जो रफ शीट आप जिसमें आप रफ कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस शीट आपको किस लिए दी जाती है? आप जितना मांगोगे आपको देगा, जितना मांगोगे आपको मिलेगा वो शीट। उसमें रफ शीट करो, रफ वो करने के लिए दी गई है। माइंड पे मत ड्रॉ करो ये स्क्वायर, इसको फिजिकली ड्रॉ करो कॉपी में, तब जाके आंसर जो आएगा 100% करेक्ट आएगा। ये आंसर गलत होने की चांस है ही नहीं। ये पिछले बार की क्वेश्चन है भाई, ये 2023 जून में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो टफ नहीं है क्वेश्चन, इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का एक लेवल है, उसी लेवल पे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आ गया, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाला। क्या कह रहा है? ए लार्ज पोर्शन ऑफ मीडिएटेड कल्चर ट्रांसमिशन इन्वॉल्व ट्रेडिशन, लैंग्वेज, बिलीव, एटीट्यूड एंड वैल्यू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अ लार्ज पोर्शन ऑफ मीडिएटेड कल्चर ट्रांसमिशन इन्वॉल्व, मीडिएटेड कल्चर ट्रांसमिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन्वॉल्व है लैंग्वेज, बिलीव, एटीट्यूड, वैल्यू को ट्रांसफ़र करने है, वैल्यू को एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में पहुंचाने के लिए। ये जो मीडिएटेड कल्चर का जो एक ट्रांसमिशन जो है ये इन्वॉल्व है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी। इसको आप गूगल करोगे ना, इस चीज़ के बारे में अगर आप गूगल करोगे तो आपको गूगल में यही स्टेटमेंट दिखाएगा। ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट को लिख दिया यहाँ पर। ये बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है सच अ प्रोसेस विल कंट्रीब्यूट फॉर अनकॉन्शियस कल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इसके बारे में जब आप गूगल करोगे या फिर आप पढ़ते हो, अगर इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा मीडिएटेड कल्चर ट्रांसमिशन क्या है, तो ये इसी स्टेटमेंट वहाँ पर भी आते हैं। तो ये उसी स्टेटमेंट को लिखा है 1 और 2 में डिवाइड करके। ये दोनों बिल्कुल सही बात है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। इसमें नहीं जी, इसका आंसर जो है 2 फॉल्स नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ही है। इसका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आपको पूछा जा रहा है कि ये जो है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये किसके अंडर आते हैं? नेशनल काउंसिल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये किसके अंदर आते हैं? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं? क्या ये यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के अंदर आते हैं? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं? या फिर ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अंडर आते हैं? ये इन चारों में से किसके अंडर ये जो है NCVET ये जो है ये आता है? बताओ आप लोग, पहले मैं आंसर बताता हूँ फिर। बेसिकली ये जो NCVET ये जो है ये बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। इस रेगुलेटरी बॉडी किसके अंडर आता है? ये रेगुलेटरी बॉडी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है। MSDE कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर आते हैं ये NCVET, ठीक है। ये बेसिकली जो वोकेशनल एजुकेशन होती है उनके लिए है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। ये एक बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी है। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2018 पर। 2018 पर इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इस बॉडी को बनाया गया 2018 पर। 10 अक्टूबर 2018 10 अक्टूबर को ये बॉडी को बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है जो MSD के अंदर आते हैं। MSDE यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसके बारे में मैंने लिख भी दिया है कि इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी अंडर MSDE मॉनिटरिंग वोकेशनल, जो मॉनिटरिंग करते हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूट को। ये एस्टेब्लिश हुआ था 10 अक्टूबर 2018 में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू NEP का मतलब क्या है? न्यू एजुकेशन
सॉरी न्यू नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके अकॉर्डिंग आपको पूछा जा रहा है कि ये जो मैच द फॉलोइंग है वो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। न्यू NEP के अकॉर्डिंग ये जो मैच द फॉलोइंग है ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है। पहला क्या बताया, पहला बताया गया है NHERC। ये किस लिए है, ये बॉडी जो है, ये देखो यहाँ पे ना बॉडी का नाम बताया गया है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में इनका शॉर्ट फॉर्म बताया गया है और राइट साइड में इनका फंक्शन बताया गया है। आपको ये शॉर्ट फॉर्म या फंक्शंस पढ़ने होते हैं, अगर इसको पढ़ लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, अभी मैच कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता, एक से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। कई बार इस मैच द टेबल को ऐसे बना दिया जाता है, जैसे इन नैक, नैक सभी को पता होता है। नैक क्या है, नैक क्या है, जो एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये नैक हो सकता है। तो बी का 1 हम सभी को पता है, चलो बी का 1 देख लो, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें भी है, इसमें भी है बी का 1। अब देखो आप क्या करोगे, अब अगर आपको नहीं पता, एक के बारे में, एक के बारे में भी अगर आपको नहीं पता, क्योंकि नैक बहुत सारे लोगों को पता होती है, नैक ऑलमोस्ट सभी बच्चों को नैक पता होता है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटीज़ में नैक के काम चलते हैं। तो नैक किस लिए बनते हैं, किस लिए वो काम करते हैं, ये सभी को पता होता है। ये एक्रेडिटेशन के लिए होती है नैक, ठीक है। लेकिन बाकी सारे स्टेटमेंट अगर आपको पता नहीं है तो इसका सही आंसर आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक स्टेटमेंट में कई बार ऐसे बना दी जाती है क्वेश्चन को कि एक स्टेटमेंट में इसका आंसर ना बने, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होती है भाई कि सब बच्चों को ये तो पता है, अगर ये मैं दे दूंगा तो सारे बच्चे इसका आंसर करके चला जाएगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आगे के ऑप्शन क्या कह रहे हैं। देखो क्या कह रहा है कि जो पहला पहला ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, NHERC। NHERC क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। इसका काम क्या है, इसका काम है रेगुलेट करना हायर एजुकेशन को। ए का 3, अब देखो ए का 3 भी दोनों में है, तो यहाँ से भी हम कट नहीं कर सकते, फिर आगे जाना पड़ेगा। फिर आगे क्या ऑप्शन बचा हुआ है 3 नंबर पे, HEGC। HEGC का क्या मतलब होता है, HEGC का पूरा नाम है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। ये ग्रांट देते हैं हायर इंस्टीट्यूट को, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको ग्रांट देते हैं। ग्रांट देते हैं मतलब ये फंड करते हैं, फंड करते हैं, इसका काम होता है फंडिंग करना। मतलब सी का हो गया हमारा 4। अब फिर हमें आंसर आ गया, देखो सी का 4 इसमें नहीं है, मतलब हमारा 4 नंबर जो है ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर GEC को पढ़ लो, क्या होता है GEC का पूरा नाम जो है, GEC का पूरा नाम होता है जनरल एजुकेशन काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल। इनका काम क्या होता है, एकेडमिक स्टैंडर्ड को सेट करना। जनरल एजुकेशन काउंसिल जो है इनका काम होता है जी एकेडमिक स्टेटमेंट को सेट करना, ठीक है। हो गया डी का 2, चारों आंसर हो गया। चलो इसका आंसर है ऑप्शन 4। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के हिसाब से, इन न्याय स्टेटमेंट मतलब न्याय स्कूल के हिसाब से जो लॉजिक है वो क्या कह रहा है कि द मिडिल टर्म मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म। मिडिल टर्म जो है वो माइनर टर्म में होना ज़रूरी है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है, याद रखना, ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है। आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या कौन सा सही है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा गलत, कौन सा सही, ये ठीक है, ये चीज़ें आपको बतानी है। पहला स्टेटमेंट आपको पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक द मिडिल टर्म मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म। क्या ये सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, न्याय के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि न्याय की तीनों स्टेटमेंट होती है। न्याय में ऐसी तीनों स्टेटमेंट कहा जाता है। क्या क्या वो तीनों स्टेटमेंट, मैं बता दूंगा अभी लास्ट में, मैं तीनों स्टेटमेंट बताता हूँ आप लोगों को। पहला स्टेटमेंट यही है जो ऑप्शन 1 में, स्टेटमेंट 1 में आपको दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट होता है न्याय के हिसाब से। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू न्याय स्कूल द मिडिल टर्म मस्ट बी एब्सेंट इन ऑल नेगेटिव इन सेंटेंस इन विच द मेजर टर्म इज एब्सेंट। जहाँ पे मेजर टर्म भी एब्सेंट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। न्याय के हिसाब से क्या कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्याय स्कूल ऑफ मिडिल टर्म, ये उनका तीसरा स्टेटमेंट है। जो न्याय के तीनों स्टेटमेंट आते हैं, पहला स्टेटमेंट में यही कहा जाता है जो यहाँ पे पहले कहा गया है। दूसरा स्टेटमेंट में न्याय के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इस मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव, मतलब मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म जो है वो हर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में, जहाँ पे
मेजर टर्म प्रेजेंट है वहाँ पे उसको प्रेजेंट होना ही है मिडिल टर्म को। ये उसका दूसरा स्टेटमेंट है न्याय का। और न्याय का तीसरा स्टेटमेंट क्या होता है? न्याय का तीसरा स्टेटमेंट ये होता है कि मिडिल टर्म को उन सारे सेंटेंस में एब्सेंट रहना होगा, सारे नेगेटिव सेंटेंस में एब्सेंट रहता है मिडिल टर्म जहाँ पे मेजर टर्म भी एब्सेंट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल जो है ये करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन 1। ठीक है, चलो आगे ऑप्शन 1। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर कंसिडर्ड एज वेदांग इन द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया की जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है उसके मुताबिक इन पांचों में से कौन कौन सा ऑप्शन है जो वेदांग है? मैट्रिक्स, ये वेदांग का अंग है बिल्कुल। ग्रामर जो है ये भी वेदांग का अंग होता है। फोनेटिक्स जो है ये भी वेदांग का अंग होता है। रिचुअल जो है ये भी वेदांग का अंग होता है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये भी वेदांग का अंग। वेदांग का 6 वेदांग होते हैं। क्या क्या? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्प। ठीक है, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, निरुक्त, छंद, कल्प, ये 6 वेदांग को माना जाता है। 6 वेदांग को माना जाता है। तो यहाँ पर देखो उनमें से 5 दे दिया गया है, ये भी 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 है। तो आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ABCDE। ये पांचों ही वेदांग है, पांचों को ही वेदांग में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहे हैं विच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कौन सा स्टेटमेंट है, कौन से टाइप की फैलेसी है ये? क्या कह रहा है स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में कहा गया योर आर्ग्यूमेंट दैट आई शुड स्टॉप स्टीलिंग chocolates from the corner store is no good. You told me yourself just a month ago that you too stole chocolates when you were a kid. क्या कहा जा रहा है? अच्छी तरीके से इसको ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, वरना उल्टा सीधा समझ में आएगा। यहाँ पे कन्वर्सेशन करने की बजाय, आर्गूमेंट करने की बजाय दूसरों की कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। एक बंदा है जिसको मना किया जा रहा है कि चोरी मत करना, ये आर्गुमेंट करने की वजह क्या कह रहा है कि तुम मुझे बोल रहे हो चोरी ना करने के लिए बाजू की दुकान से, लेकिन तुमने भी मुझे कहा था पहले कि तुम भी जब बच्चे थे, तुम जब छोटे थे तो तुम भी चोरियां किया करते थे बाजू की दुकान से। ये आर्गुमेंट करने की वजह दूसरे वाले पर्सन जो है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने पे आ गया। तो इसको क्या कहा जाता है? जब आर्गुमेंट करने के बजाय किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ना एड होमिनम। उस फैलेसी को क्या कहा जाता है? उस फैलेसी को कहा जाता है जी एड होमिनम फैलेसी। एड होमिनम फैलेसी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। रेड हेयरिंग किसे कहते हैं? रेड हेयरिंग कहते हैं जब बात करने के बजाय बात को पूरा घुमा देंगे, आर्गुमेंट करने की बजाय बात को घुमा के कुछ उल्टा पुल्टा बात करने लग जाएंगे, तब वो ये होता है रेड हेयरिंग। स्ट्रॉमैन फैलेसी, एक वीक पॉइंट को पकड़ के हम चार्ज किए जा रहे हैं सामने वाले को। कोई वीक पॉइंट हमें मिल गया, आर्गुमेंट करने की वजह उस घुमा फिरा के उसी वीक पॉइंट को बता रहा है, उसको कहता है स्ट्रॉमैन फैलेसी। इग्नोरेशियो एलेंची किसे कहा जाता है? इग्नोरेशियो एलेंची का मतलब होता है घुमा फिरा के एक ही चीज़ हम कह रहे हैं। इग्नोरेशियो एलेंची का मतलब होता है घुमा फिरा के वही चीज़ें हम कहे जा रहे हैं, घुमा फिरा के हम वही बात कर रहे हैं सामने वालों के साथ। ठीक है, उसे कहा जाता है इग्नोरेशियो एलेंची। इग्नोरेशियो एलेंची का मतलब होता है इररेलेवेंट कंक्लूजन। ठीक है, मतलब जो जिनका कोई मतलब है ही नहीं, जिनका कोई मतलब है ही नहीं, कंक्लूजन जब प्रीमाइसेस के साथ मैच ही नहीं करता है उसको कहा जाता है इग्नोरेशियो एलेंची। ठीक है, जब कंक्लूजन जो है वो प्रीमाइसेस के साथ उसका कोई लिंक ही नहीं है, मतलब मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ सामने वाले को, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। इग्नोरेशियो एलेंची का मतलब होता है जब कंक्लूजन का कोई मैच नहीं होती है प्रीमाइसेस के साथ। ठीक है, तो उसे कहा जाता है इग्नोरेशियो एलेंची। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पे तर्क करने के बजाय सामने वालों की कैरेक्टर असैसिनेशन करने पे उतर आ गया। ये तर्क करने की बजाय सामने वालों के कैरेक्टर असैसिनेशन करने पे उतर आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आईसीटी का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, इफ द ब्रॉडबैंड डेटा डाउनलोड, पहला ऑप्शन आपको क्या कहा गया? इफ द ब्रॉडबैंड डेटा डाउनलोड रेट इज 40 मेगाबिट पर सेकेंड, देन हाउ मेनी सेकेंड्स विल टेक टू डाउनलोड 60 मेगाबाइट डेटा। ये बीट में स्पीड बताया हुआ है। ठीक है, 40 मेगाबिट पर सेकेंड, और पूछा गया कि 60 मेगाबाइट को डाउनलोड करने के लिए कितना स्पीड चाहिए। अब ये फॉर्मूला तो हमें पता है, एक बाइट इज इक्वल्स टू कितना होता है?
एक बाइट इज इक्वल्स टू होता है जी 8 बिट, एक बाइट इज इक्वल्स टू होता है 8 बिट, इतना तो हमें पता है। तो एक बाइट में अगर 8 बिट है, एक बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट, तो यहाँ पे कितना बाइट बोला है 60 मेगाबाइट। अब 60 मेगाबाइट मतलब कितने बीट है 60 मेगाबाइट मतलब MB, 60 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू कितने बीट 480 बीट हो गया, 480 मेगा बीट हो गया, ये 480 मेगाबिट हो गया। ठीक है, अब 40 मेगाबिट डाउनलोड होते हैं 1 सेकेंड पर, 40 मेगाबिट जो है वो 1 सेकेंड पर डाउनलोड होता है, यानी 1 मेगाबिट होने के लिए 1/40 और 480 मेगाबिट होने के लिए इंटू 480 कर दो, इंटू 480 कर दो। 480 मेगाबिट के लिए कितना टाइम लगेगा 480 लगेगा। तो अब इसको जब आप करोगे 4 12 से कट जाएगा ये, मतलब 12 सेकेंड। तो हो गया आपका आंसर है 12 सेकेंड। यहाँ पे ए का हो जाएगा जी 2। देखो ए का 2 कौन कौन ऑप्शन में है, ए का 2 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। चलो अब 2 और 4 में फिर देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब कह रहा है कि बाइनरी वैल्यू और इसका बेस 10 वैल्यू करनी है, इसका ये जो नंबर है इसका बेस 10 वैल्यू कौन कितना आएगा, नंबर क्या दिया हुआ है। चलो पहले मैं स्क्रीन को मिटा देता हूँ एक बार, क्योंकि ये सारे चीज़ें रहेंगे तो यहाँ पे करने के हमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, फिर हम करेंगे। ठीक है, इस चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट। आप लोग करो इसको कॉपी लेकर, मेरे करने के इंतज़ार मत करो, आप लोग खुद से करो, फिर मेरे साथ मैच करवा लेना अपने कॉपी का। ठीक है, चलो नंबर कितना है 1 0 0 0 1 2 3 4 5 0 है, 5 0 है, फिर 1 है। अब इसका बताया गया है कि बेस 10 वैल्यू कितनी होगी, इसका बेस 10 वैल्यू बताया गया। तो लिखो यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64, यानी ये सारा कट जाएगा क्योंकि 0 है, कट दो, 0 0 0 कट गया, एक और 64 + 1 इज इक्वल्स टू 65 इसका वैल्यू आ जाएगा। है 65 यहाँ पे, है 65 वैल्यू यहाँ पे। हो गया आंसर, निकल गया, निकल के आया। बी का क्या हुआ, बी का हो गया 4। देखो इनमें से बी का 4 ऑप्शन किस में है, 2 नंबर में या 4 नंबर में, 2 नंबर में है। हो गया हमारा आंसर, ये नहीं है, इस बी में 1 है इसका। हो गया, बाकी करने की ज़रूरत है ही नहीं, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर इसी में निकल गया है। ठीक है, देख लो इसका 2 आंसर है भी या नहीं, देखो 2 ही आंसर है। इस तरीके से करोगे आंसर भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। ठीक है, देखो फिर एक बार इसको भी देख लो क्या कहा जा रहा है इसमें, बाकी क्या बोला है। बाकी बोला है नंबर 8 मेगाबिट, एक देखो नंबर ऑफ 8 मेगाबाइट फाइल दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए बैकअप मेमोरी डिवाइस हैविंग 500 गीगाबिट ऑफ स्टोरेज। बोल रहे हैं कि एक नंबर ऑफ 8 मेगाबाइट फाइल दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए बैकअप मेमोरी डिवाइस हैविंग 500 गीगाबाइट ऑफ स्टोरेज। ये कितने गीगाबाइट, नंबर ऑफ 8 मेगाबाइट फाइल दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए बैकअप मेमोरी, जो बैकअप मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, डिवाइस हैविंग 500 गीगाबाइट ऑफ स्टोरेज। इसका आंसर जो है ये हो जाएगा आपका लगभग, ये कितने गीगाबाइट में पूछा है ना, मेगाबाइट का मतलब ये भी अगर आप इस ये जो पहले मैंने अभी जो कैलकुलेशन दिखाया आप उस तरीके से इसका कैलकुलेशन आप लोग करोगे तो इसका आंसर भी आपको निकल के आ जाएगा, इसका आंसर भी आपको निकल के आ जाएगा। अगर ये आपको पता ना भी हो, इन दोनों में से आपका आंसर निकल गया है, आपका आंसर तो निकल जाएगा ऐसे 2 करके। ठीक है, फिर आपको पूछा जा रहा है 4 नंबर में, व्हाट हेक्साडेसिमल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड व्हेन 2 हेक्साडेसिमल डिजिट B and C आर एडेड टुगेदर। B and C इन दोनों हेक्साडेसिमल को अगर आप ऐड करके देखोगे, ये बहुत ईजी है, अगर इसको ऐड करके देखोगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 17, और ये जो है इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा 64 मेगाबाइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है 64,000 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 64,000 हो जाएगा जी। तो ये इसका आंसर आपका इसी के साथ बन जाता है ऑप्शन 2, आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो थियोरी यहाँ पे बताया जा रहा है, ये थियोरी किन किन लोगों ने डेवलप की है, ये इसके बारे में आपको पूछ लिया। ये टीचिंग मेथड में भी ये थियोरी आपको पढ़ाया जाता है, टीचिंग मेथड में ये थियोरी याद रखना कौन सा थियोरी किन्होंने दिया है। पहला थियोरी क्या है, पहला थियोरी है बिहेवियरल थियोरी ऑफ लर्निंग। बिहेवियरल थियोरी ऑफ लर्निंग जो है ये किन्होंने दी थी, कौन दिया था बिहेवियरल थियोरी ऑफ लर्निंग, बिहेवियरल थियोरी ऑफ लर्निंग दिया था जी BF
स्किनर ने, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लर्निंग दिया था BF स्किनर ने, यानी ए का हो जाएगा 4, इन दोनों में है, यानी 3 नहीं होगा 4 नहीं होगा, इन दोनों में है आपका ऑप्शन। बी का हो जाएगा इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिव थियोरी ऑफ लर्निंग, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी जो है ये दी थी जीन पियाजे ने, जीन पियाजे ने दी थी। मतलब बी का हो जाएगा 3, इनमें बी का 3 2 में है, मतलब 2 आपका आंसर हो जाएगा। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी ऑफ लर्निंग, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी जो है ये विकॉट्स्की ने दी थी, विकॉट्स्की, लेव विकॉट्स्की, इनका थ्योरी है ये। और सोशल कॉग्निटिव थियोरी ऑफ लर्निंग ये एल्बर्ट बंडोरा की है, एल्बर्ट बंडूरा इनकी थ्योरी है। तो इसी के साथ ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, हो गया आपका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। चलो अब आगे चलो, तो बस 25 क्वेश्चन ही इसी में था, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।